वानप्रस्थ की वनिता के विमर्श। वानप्रस्थ की वनिता का अर्थ स्त्री संदर्भों में यहाँ उस समाज उपेक्षिता बेदखल एकल स्त्री से लिया गया है जो अतीत की उपलब्धियों को बिसार अपने ही खोल में से निकलकर जीवन की निरंतरता में जीने योग्य होने के साथ मुक्ति होने की तैयारी में संलग्न है। 21वीं सदी में प्रौढ़ा तन मन सपनों आकांक्षाओं संघर्षों की समाज साहित्य संस्कृति में जो उपस्थिति दर्ज हुई वह अब से पहले अनुपस्थित थी। इसी की आलोचनात्मक प्रस्तुति प्रस्तुत शोध पत्र का अभिप्रेत है, जिसे निम्न उपशीर्षकों के माध्यम से देखा जा सकता है। बूढ़ी औरत, अपेक्षाओं उपेक्षाओं से लबालब अधिकार वंचिता, बड़प्पन में प्रेम करने का साहस और प्रताड़ना, स्त्री, परिवार पार सीमा पार, वह जो मैं थी वन के बढ़ते रहने के साथ क्या सहजीवन का विकल्प उनके लिए भी खुला है, जिन्हें उम्र के अंतिम पड़ाव पर मान जानकर लगभग सभी साधनों से वंचित होने को, हर खुशी को सहर्ष त्यागने के लिए तत्पर मान लिया जाता है। इस उम्र में यह सब शोभा है। इस तरह अनेकानेक जुमले उनके साथ उम्र का लिहाज मानो जानो जोड़ दिए जाते हैं। स्त्री न परिवार पार सोच सकती है, न सीमा पार। जिस हद में रहना उसे बचपन से सिखाया गया था वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक साथ नहीं छोड़ता। इसकी वानप्रस्थ अवस्था उस अधिकार वंचिता की है जिसमें कुछ दोष उसके और कुछ उसकी बढ़ती उम्र के सिर आसानी से मर दिया जाता है। बड़प्पन के प्रेम को बिन काया या माया के केवल साहचर्य पर निर्भर समाज नहीं मानता और इस न मानने मनवाने की प्रक्रिया में जो हंगामा पा जाता है उसके अंतर्वेदी नाद को साहित्य कहने सुनने की कहानी में ढाल रहा है। बूढ़ी औरत, अपेक्षाओं उपेक्षाओं से लबालब अधिकार वंचिता। इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी कहानी की लंबी परंपरा है। इस दृष्टि से 21वीं सदी की कहानियां क्षमा शर्मा की दादी और मधु अरोड़ा की अंगूठा उल्लेखनीय हैं। दादी कहानी की विशेषता है विगत, वर्तमान, आगत तीनों का एक ही कथ्य में उपस्थित होना। दादी के विगत का उन्हें विक्षोभ है, जिंदगी ही इसमें गुजर गई कि इधर उधर बचा, बस अपना एक शरीर ही था कि उसे रबर की तरह खींचते रहो। लेकिन उन्होंने न तब हार मानी थी न अब, पर वह अब भी हार नहीं मानती। बैठ बैठकर ही हर बहू के काम निपटाती है। विगत और वर्तमान में खास अंतर नहीं, कमोबेश दोनों अपेक्षाओं और उपेक्षाओं से लबालब। आगत सुखद हो सकता है पर सब संभावनाओं का अंत कर दिया जाता है। कोई पाक वॉक नहीं, चुपके से घर में रहो, 2 रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। नहीं मानोगी तो पैर में सांकल डालकर लगा दूंगा। अब स्थिति दयनीय के साथ असहनीय हो उठती है। जिज्ञासा होती है कि वर्तमान में ऐसा क्या घटा जिससे आगत भी संकटग्रस्त हो गया। पाप में किसी अपरिचित का साहचर्य, परिवार के सम्मान पर संकट, फौरन दमनकारी लागू। दादी को शर्म आनी चाहिए। दादी प्रतिरोध करती है, दरअसल तुम सबके दिमाग गंदे हैं, नजरें गंदी हैं, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। कहानी सवाल उठाती है, बूढ़ी होते ही मैं औरत नहीं रही, मेरा कोई नहीं, बार नहीं, बात करने वाला नहीं, अधिकार नहीं। स्त्री हर उम्र में स्त्री ही होती है, तो बूढ़ी होते ही उसे स्त्रीत्व के उन सभी अधिकारों से वंचित कर देना क्या उचित है जिसके लिए उसने जीवन पर्यंत मूक या मुखर संघर्ष किया है। मधु अरोड़ा की कहानी अंगूठा को पढ़ सुनकर आई के साथ प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की याद आती है। लेकिन बूढ़ी काकी समर्पण करने से पहले प्रतिकार करती है, लेकिन आई तो कुछ बोलती ही नहीं, सहमी सहमी रहती है। शर्त में अधिक निर्ममता से बर्ताव करता है। महानगर निजता के मूल्य की रक्षा और अपनी सुरक्षा की सर्वोच्चता के चलते अपराध के प्रति चुप्पी साध लेते हैं। इसी निष्क्रियता के कारण घरेलू हिंसा और यौन शोषण आदि को शह मिलती है।
कहानी में अनेक संत मिलते हैं जहां चौकीदारों, घरेलू सहायिका, प्रभा और आसपास वाले पड़ोसियों को आय के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का आभास है, लेकिन न तो आय अपने पक्ष में किसी से कुछ कह पाती है और न ही कोई प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति सहायता का हाथ बढ़ाता है। उनके शोषण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहानी देती चलती है। एक चौकीदार कहता है, उनको सुबह 6 बजे घर से यह कहकर निकाल दिया जाता है कि सबके काम पर जाने के बाद घर में आना है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा चौकीदार कहता है, ई पूरा परिवार ही टेढ़ा है, आय का इतना सतावत है, ई लोग का ऊपर न जय है, भगवान बही में सब लिखत है। उद्धरण चिन्ह। डर कहती है, आय सकाल पासून काही खाल्लस का माँ, सुबह से कुछ खाया क्या? उसके खाने के तरीके से लग रहा है कि ये कसाई उसे भरपेट खाना भी नहीं देते होंगे। बूढ़ी काकी को घर में भरपेट खाना नहीं मिलता, लेकिन घर से बाहर धकेली नहीं जाती, लेकिन आय भूखी भी है और घर से बहिष्कृत भी। सदी से नई सदी तक वृद्धों के प्रति बची कुची संवेदना भी निर्ममता में परिवर्तित होती दिख रही है। आय बड़ी मुश्किल से कह पाती है, बाई साहेब मेरे को अपने मुल्क वापस जाने का है, थोड़ा पैसा लाई थी, वो इन बच्चों ने ले लिया है, वापस नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। वो अपने मुल्क लौटना चाहती है, उधर अच्छे से रहती हूँ, मेरे को इधर नहीं रहने का है। उद्धरण चिन्ह। और अंत में हाथ पैर तुड़वा कर अस्पताल में। स्पष्टीकरण, कल आय से प्रॉपर्टी के पर उनका अंगूठा लगवा लिया था, अभी कुछ बोल नहीं सकते ना, कल को कुछ हो गया तो। उद्धरण चिन्ह। घर परिवार समाज की उपेक्षाओं के नीचे न जाने कितने बुजुर्गों की सांसें घुट रही हैं हमारे आसपास। स्त्रियां घरेलू हिंसा ताड़ना की शिकार अधिक बनती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण वह असहाय अवस्था है जिसमें उनसे संबंधित लगभग सभी निर्णय परिवार के हाथों में है। परिवार की जो संस्था बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ खड़ी रही है, की दीवारों में दरारें बीते युग की बातें थी, अब यह दीवारें उन पर ढह गई हैं जिन्होंने कभी अपने आशियाने के रूप में इनका निर्माण किया था। बड़प्पन में प्रेम करने का साहस और प्रताड़ना। बड़प्पन में प्रेम करने के साहस और उसकी अभिव्यक्ति की कहानी है रंगल में नाची राधा। यह औरत के अपने मन के भीतर के रंग महल और उस प्रेममयी राधा की कहानी है जो लोक और मिथक के साथ स्त्री अंतर्मन में रची बसी है। हर औरत के मन के एक कोने में कोई रंग महल होता है और हर औरत के मन में एक राधा होती है। उद्धरण चिन्ह। पति और परिवार से ऊपर प्रेम और प्रेमी का चुनाव। मुक्ति की आकांक्षा और उसके लिए जीवन भर का दांव पर लगाने का साहस। जीवन को जोखिम में डालकर स्वातंत्र्य की नई जमीन तराशने का प्रयास। यह सब उस पकी उम्र में जिसमें स्त्विगत से शेष होने पर बल दिया जाता है, लेकिन बिना आइडेंटिटी के उसका क्राइसिस कैसे हो सकता है। यह पहचान का संकट इस अनुभूति के साथ प्रबल होता जाता है कि वह नहीं रहेगी तब भी दुनिया उसी रफ्तार से चलेगी। दिवाई कहाँ थी? कहीं नहीं। और ये पहचान का संकट जब भावपरक मानवीय संवेदना से जुड़ता है तो मुक्ति की छटपटाहट को जन्म देता है। आप मुक्ति देंगे मुझे मुक्ति चाहिए। इस संदर्भ में संजीव कुमार की टिप्पणी उल्लेखनीय है। यह कहानी हमारी कल्पनाशीलता को इस संभावना की दिशा में उन्मुक्त करती है कि पातिव्रत्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को झटक कर प्रेम जीवन के किसी भी चरण में एक बड़े निर्णय का कारण बन सकता है। हालांकि मेरी माने तो प्रेम के समक्ष पातिव्रत्य को फिर खड़ा कर देने की कोशिश उसके प्रति आलोचनात्मक रूप के बावजूद उसे भारी भरकम मानने वाली मानसिकता और न छोड़ पाने की विवशता को ही जगजाहिर करता है। क्यों जरूरी है कि जब प्रेम और चुनाव की बात हो,
पातिव्रत्य को बीच में घसीट लाया जाए, जैसे प्रेम की गुरुता और गंभीरता के लोहा लेने का सामर्थ्य केवल पातिव्रत्य में है, और फिर प्रेम, पति और व्रत में से किसी की मिट्टी पलीत होनी तय। इन तयशुदा मानदंडों को 21वीं सदी की कहानी तोड़ रही है और स्त्री साहस और सामर्थ्य की नई जमीन तलाश रही है। यह कहानी उसका सजीव उदाहरण है। स्त्री, परिवार पार, सीमा पार। एलई लामा सबाक्तानी पंकज सुबीर की कहानी है, जिसके केंद्र में है 90 साला नानी वृद्धा। स्त्री का कोई इतिहास नहीं होता, क्योंकि उसे दर्ज करने के क्रम में परिवार परंपरा दोनों के भंग होने का भय होता है, इसलिए संभवतः वह दफना दिया जाता है। लेकिन नानी को न केवल उस इतिहास के दफन होने से परहेज है, बल्कि वह सावधान सचेत होकर अपना प्रतिकार भी दर्ज करती है और आने वाली पीढ़ी के लिए संवेदना की नई जमीन तैयार करने का प्रयास करती है। कहानी विगत के सारे अन्यायों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाती है, जीवित साक्ष्य, ताकि कोई अनहोनी को संदिग्ध दृष्टि से न देखे। शुभांगी, जो उनकी बेटी की पोती है, इस अनहोनी के वृतांत में केवल भर नहीं रहती, साक्षी हो जाती है। उस रात की पाठक भी केवल पाठक नहीं रहता, जीवित अनुभव करता है उस खौफनाक सच का, जिससे मुकरना अब संभव नहीं। कहानी की नानी रहस्यमय है, आधे अंधेरे और आधे उजाले से भरा हुआ वाला चेहरा। नानी की कहानी रहस्यमय है। जगत को लगता है जो हुआ अचानक हुआ। अचानक नानी ने एक दिन पति का घर छोड़ दिया। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात को नींद में कुछ बड़बड़ाती हैं। इन रहस्यों की जड़ें उस मानसिकता में है जो अपराध और अपराधियों को पनाह देती है। हमारी यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है कि घर की बात घर में ही बनी रहे। बहुत से अपराधी केवल इसलिए ही बचते रहे हैं कि हम घर की बात घर में ही बनी रहने देना चाहते हैं। इससे शोषण की व्यवस्था को बल मिलता है। हवेली के आंगन का दृश्य देखकर नानी ही नहीं, कोई भी सहृदय पत्थर का सा हो जाएगा। आंगन में बरसते पानी में उद्धरण चिन्ह, मेरा राक्षस पति और ससुर उनके साथ। उद्धरण चिन्ह, उस दिन से नानी ने सब छोड़ दिया, पति, घर, बच्चे। जब ससुर और पति दोनों मर गए तब बच्चों की जिद पर लौटी भी तो हवेली में पैर नहीं रखा, केवल उस मकान में रही जिसका एक दरवाजा हवेली में खुलता था। हवेली यहाँ करेक्ट है। ताज मोहम्मद हवेली का मालिक। 3 संतानें, नूर मोहम्मद, आबिदा और रजिया। सारे प्रतिरोध अक्सर गतिरोध से ही पैदा होते हैं। पूंजी और पानी के रास्ते में गतिरोध नहीं आना चाहिए। जब भी आता है विनाश ही होता है। यहाँ गतिरोध हुआ पूंजी में लालच का और पानी में नियत का। परिणाम भीषण दर्द और यंत्रणा। 90 साल की नानी शुभांगी को यह कहानी क्यों सुनाती है? इसका उत्तर नानी देती है, कहानियों को अनसुना कभी नहीं रहना चाहिए। अनसुनी रह गई कहानियां जाती हैं। कहानियों के मरने से समय, समाज, सभ्यताएं, संस्कृतियां सब मर जाते हैं। इसलिए नानी अगली पीढ़ी से कसम लेती है कि तुझे इस कहानी को मरने नहीं देना है। हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो चाहा या छोड़ दिया गया उसे दर्ज करने की नानी की जिद और परिवार पार और तयशुदा शादीशुदा स्त्री के सीमा पार होने की अचूक और असरदार कहानी है। यह एलई लामा सबाक्तानी, वह जो मैं थी, मैं हूँ। माँ अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा वह नहीं बचेगी, बस कुछ दिन। माँ का अतीत सबसे अलग है, क्योंकि उनके पास उनका अपना कमरा है। नीलांजना की माँ सबसे अलग है, किसी की माँ के पास उनका अपना कमरा नहीं होता। उसके किसी दोस्त के घर उसने नहीं देखा। इसके साथ याद आती है एक फिल्म सांड की आंख, जिसमें शूटर दादियों पर कटाक्ष करता हुआ कोई कहता है कि दरअसल औरत अपनी असल उम्र नहीं बताना चाहती।
इस पर दादी कहती है कि यूं बात ना है, दरअसल उसके लिए उस उम्र का हिसाब लगाना मुश्किल है जो असल उसने अपने लिए जी हो। स्त्री के अपने स्पेस को लेकर कम ही कहानियां लिखी गई हैं। यह गाहे बगाहे कथ्य में आ जाए तो बात अलग है। जयश्री रॉय की कहानी माँ का कमरा स्त्री के उस स्पेस की कहानी है जो उसने अपने लिए खुद बनाया है और जिसे वह विरासत रूप में अपनी बेटी को सौंपती है। नीलांजना के पास माँ के कुछ स्मृति चित्र हैं। कमरे में किताबों से घिरी अकेली माँ, उद्धरण चिन्ह, चुपचाप सूर्यास्त के समय छत पर अकेले खड़ी माँ, उद्धरण चिन्ह, अब अस्पताल के बिस्तर में कैंसर से लड़ रही है। अपनी शर्तों पर अकेली अपनी जिंदगी गुजारने वाली माँ अकेलेपन से डरने का नहीं, उसे सहज स्वीकार करने के विकल्प की समझ अपनी बेटी को देती है। जीवन बिछड़ने का, बिछड़ते चले जाने का सिलसिला मात्र है, एक चटक रंग कोलाज जिसका आखिरी शून्य है। माँ का कमरा केवल कमरा नहीं था, वह उनके साइलेंट असहयोग, अवज्ञा, स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक था। माँ ने शादीशुदा जीवन में अपना स्पेस निर्मित किया। बेटी सब करके भी जब सहजीवन में वह नहीं कर पाई तो मामरा, विरासत और विश्वास दोनों बनता है। यह स्पेस और साझेदारी की वह विरासत है जो एक स्त्री दूसरी के लिए छोड़ती है और उसे पहले से अधिक सशक्त करती चलती है। अतीत की उपलब्धियों को बिसार, अपने ही खोल में से निकलकर जीवन की तरता में जीने योग्य होने के साथ मृत्यु योग्य होने की तैयारी इन कहानियों में मिलती है। संसार से लिया गया, उसी को विनीत भाव से लौटाते हुए हर संबंध, विचार और इतिहास से रिक्त हो जाना ही जीवन की सार्थकता और मृत्यु का सच्चा वर्ण है। समझ समाज को कोई हल और दिशा अवश्य प्रदान करेगी। उपरोक्त वर्णित सभी नायिकाएं जीवन की प्रौढ़ अवस्था में जीते जी मुक्ति की नई जमीन तलाश रही हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और परिवर्तन के लिए संघर्षरत हैं। ये इस सदी नए जीवन मूल्य हैं जो अब तक कहानी में अनुपस्थित थे। यहाँ जो पाठ तैयार हो रहा है वो समाज की नई उपलब्धियों और चुनौतियों से जन्मा है। यही इसकी पहचान भी है और विशेषता भी।